बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। विशेष तौर से सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को नमन। क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता माँ सावित्रीबाई फुले जी को नमन। आरक्षण के जनक साहू जी महाराज को नमन। इस मुर्दा समाज को मानवता की जिंदगी देने वाले, इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब को नमन। इस बहुजन समाज को राजनीति का पाठ पढ़ाकर उनके दिलों में राजनीतिक चेतना बढ़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब को नमन, जिनकी आज हम 91वीं जन्म जयंती का ये पर्व मना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर इस देश ही नहीं दुनिया में जो बहुजन समाज का एक स्वर्णिम इतिहास लिखा, ऐसी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन। उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए हमारे प्रदेश संगठन को नमन। आज हमारे बीच कार्यक्रम में उपस्थित, जिनको हाल ही में माननीय बहन जी ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से नवाजा है और ये पद देकर माननीय बहन जी ने जो भिंड की धरती का सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। ऐसे हमारे भाई दिलीप बौद्ध जी हमारे साथ मंच पर उपस्थित, इस भिंड के पूर्व विधायक जिन्होंने 30,000 वोटों से जीत दर्ज करके विरोधियों के छक्के छुड़ाए थे, भाई संजीव सिंह कुशवाहा जी। मंच पर हमारे उपस्थित जिले के प्रभारीगण, सम्मानित लाल सिंह कुशवाहा जी, सम्मानित धर्मेंद्र गोयल जी, श्याम सिंह कुशवाहा जी, अरविंद खरे जी, सुनील पवैया जी। मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष मेघ सिंह नरवरिया जी। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, मैं सभी के व्यक्तिगत नाम जानता हूं, सामने भी मैं बहुत लोगों के नाम जानता हूं, लेकिन समय का अभाव है, आप लोगों से क्षमा चाहते हुए सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, इधर जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जिन्होंने इस होली के मौके पर जब लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, आप लोगों ने बड़े पैमाने पर जो इधर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, निश्चित तौर से आप लोग सम्मान के पात्र हैं। सभी लोगों को हमारा सादर जय भीम। साथियों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले सम्मानित प्रभारी जी के आदेशानुसार, चूंकि ये मानवर कांसीराम साहब का जो जन्म है, ये संगठन की समीक्षा के तौर पे मनाया जाता है और ये माननीय बहन जी का आदेश है, न केवल भिंड और मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन संगठन समीक्षा के रूप में मनाया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि हमारी पार्टी का जो संगठन है किस स्तर का तैयार है। तो इसी के कड़ी में हम जानना चाहेंगे, जो अटेर विधानसभा से हमारे साथी आए हैं, जरा वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। गिनो भाई, कितने लोग हैं, गिन के बताओ। सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और बधाई साथियों अच्छे कार्य के लिए होती है। कुछ लोग 2 दिन से मुझे मैसेज किए कि साहब बधाई हो, शुभकामनाएं। मैंने कहा किस बात की शुभकामनाएं, किस बात की बधाई? अगर किसी व्यक्ति को मारा गया है या उसकी हत्या भी हुई है, अगर मैं ये मान भी लेता हूं कि व्यक्ति दुराचारी भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है, तो बधाई किस बात की? बधाई का तो कोई कॉलम ही नहीं बनता है। बधाई अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। और आप लोगों के चेहरे देख करके निश्चित तौर से मुझे ये अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोग
भी इस चीज को समझ रहे हैं कि किसी की हत्या का उत्सव नहीं मनाया जा सकता। किसी की भी हत्या का उत्सव नहीं मनाया जा सकता। उत्सव मनाने के लिए हमारे पास एक अच्छा कारण होना चाहिए, और अगर उत्सव आज के लिए हमारे लिए है तो मानवर साहब की, कांसीराम साहब की जयंती का उत्सव है। आप लोग खीर पूड़ी जो पकवान बनाना चाहे आप कर सकते हैं। मानवर कांसीराम साहब के बारे में मैं कुछ कहना शुरू करूं। मैं कहना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर के पैदा होता है चमन में कोई दीदावर। मानवर बाबा साहब के अथक प्रयासों के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ, उन लागू होने के बाद भी ये देखा गया कि 10-15 साल के बाद भी यहाँ के जो बहुजन समाज के लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वैसी स्थिति में मानवर कांसीराम साहब निकल के आए, और अभी जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उसी डिफेंस में मानवर कांसीराम साहब भी क्लास 1 पोस्ट पे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के वो सीनियर थे। लेकिन जब एक उनके साथ घटना घटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, समय का थोड़ा सा अभाव है, बात को जल्दी खत्म करना है। उनके एक मित्र थे केपी खापर्डे जी, उन्होंने बाबा साहब की लिखित एक किताब दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और किताब को बाबा मानवर कांसीराम साहब ने रात में 3 बार पढ़ा, और 3 बार पढ़ के सवेरे तय कर लिया कि मुझे नौकरी छोड़नी है, सवेरे इस्तीफा दे दिया। और न केवल नौकरी से इस्तीफा दिया, बल्कि आप सभी लोगों को पता है कि उन्होंने घर से भी इस्तीफा दे दिया, गृह का भी त्याग कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक नारा लगाया, उन्होंने कहा कि बाबा साहब, जिन लोगों ने आपको परेशान करने का काम किया है, जिन लोगों ने आपको रोकने का काम किया है, कांसीराम उनकी ईंट से ईंट बजा देगा, उनको नष्ट और नाबूद कर देगा। और मानवर कांसीराम साहब ने अपने कारवां को आगे बढ़ाया, लोगों को जगाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि मैं तो अकेला ही चला था 91 मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और ये कारवां बनता चला गया। जब उन्होंने DS4 की स्थापना कर ली 14 अप्रैल 1981 को, और उन्होंने 6 दिसंबर 1982 को पूरे भारत में लोगों को मैसेज दिया कि मैंने 15 साल में जितने लोगों को जोड़ा है, वो सारे लोग साइकिलों से दिल्ली में इकट्ठा होंगे। और उन्होंने साइकिल रैली के 4 पॉइंट बनाए, पूरब में पुरी, पश्चिम में पोरबंदर, उत्तर भारत में कोहिमा और दक्षिण में कन्याकुमारी। 100 दिन तक लगातार रैलियां चली। और 100 दिन बाद जब 15 मार्च 1983 को 3 लाख साइकिल सवार लोग जब दिल्ली के लाल किला मैदान में पहुंचे, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया कि मानवर कांसीराम साहब ने इस मुर्दा समाज के अंदर क्या जान फूंक दी। जिनके पास संसाधन नहीं, साधन नहीं, खाने को ठीक से खाना नहीं, और पूरा देश का 3 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा हो गया। और जब दिल्ली में इकट्ठा हुआ तो इतने बड़े हुजूम को देख करके इस देश के अंदर एक भूचाल आया, और उस भूचाल ने अच्छे अच्छे लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि अच्छे अच्छे कलेक्टर, IPS और डॉक्टर लोगों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके वो कांसीराम साहब के साथ खड़े हो गए और बोला, कांसीराम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हजारों साल से इस बहुजन समाज के लोगों को दबाया गया, और दबाने के कारण जो बहुजन समाज की जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, वो ट्रैक हो गई थी। वो तभी हुई थी, मानवर कांसीराम साहब ने उस एनर्जी को लिबरेट करने का काम किया। और जब वो तभी हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली, तो साथियों इस देश में बदलाव आना शुरू हो गया। 84 में एक एक्सीडेंटल इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, और 520 में से लगभग 439 सीटें कांग्रेस जीतती है। पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी
कि लगभग सारी सीटें हारती है, मात्र 2 सीटों पर चुनाव जीत पाती है। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मानवर कांसीराम साहब का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने कहा अभी तो हमने संघर्ष शुरू किया है। और 89 के चुनाव आते आते मानवर कांसीराम साहब ने एक नारा दे दिया कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल और ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। 89 का चुनाव होता है और कांग्रेस 73 सांसदों को हार जाती है। कांग्रेस की सरकार चली जाती है और बीएसपी के 3 सांसद जीतते हैं। बिजनौर से बहन जी, पंजाब से हरविंदर सिंह लाखा और एक उत्तर प्रदेश से यादव जी। तो राजीव गांधी साहब के पास आते, कहते कांसीराम साहब आपको क्या मिला? आपने चुनाव लड़ा, हमारे 73 सांसद चुनाव हार गए, हमारी सरकार चली गई, हमारा तो नुकसान हो गया, सत्यानाश हो गया। कांसीराम साहब ने कहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो या अठ्यानाश हो, मुझे से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारी वो औकात दिलाई है याद, जब 1972 में तुमने आरपीआई से समझौता किया था बाबा साहब की पार्टी से, और 521 में से 520 सीटें कांग्रेस ने अपने पास रखी थी और 1 सीट मात्र आरपीआई को दी थी। तब कांसीराम साहब ने कहा था कि ये आरपीआई बाबा साहब के सपने को साकार नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने बाबा साहब की पार्टी को खत्म करने का काम किया है। राजीव गांधी, आज हमने तुम्हारी पार्टी को खत्म करने का काम किया है। आज के बाद तुम देश में सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाओगे। और मनोहर कांसीराम साहब का कारवा आगे बढ़ा। 1995 में माननीय बहन जी की सरकार बनती है, लेकिन 4.5 महीने के बाद वो सरकार गिर जाती है। 97 में फिर सरकार बनती है, फिर 6 महीने बाद सरकार गिर जाती है। फिर 2003 में सरकार बनती है, फिर 13 महीने में गिर जाती है। साहब को लगता है कि ये बहुजन समाज जिसको हमने एक सोशल इंजीनियर के तहत तैयार किया है, ये भारी बहुमत से हमारी सरकार को मजबूत नहीं कर पा रहा है। और 2007 के चुनाव आने को होते हैं, लेकिन 9 अक्टूबर 2006 को मनोहर कांसीराम साहब इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले साहब बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। और बहन जी चूंकि मनोहर कांसीराम की शिष्य थी, उन्होंने मनोहर कांसीराम साहब के पैटर्न पे काम को आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो पूरे देश के लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मनोहर कांसीराम साहब के पैटर्न में चलकर जब बहन जी ने सरकार बनाई, तो कांसीराम साहब ने बहन जी को बताया था कि सरकार कैसे बननी है, कैसे चलनी है। और बहन जी ने उसी पैटर्न में जब सरकार को आगे बढ़ाया, तो सबसे पहले उन्होंने इस देश के अंदर इस बहुजन समाज के दबे कुचले इतिहास को जिंदा करने का काम किया। और जिन महापुरुषों के लोग नाम भी नहीं जानते थे, उन महापुरुषों के नाम पर नगरों के नाम रखे, उनके परिवर्तन चौक बनवाए और उनके यूनिवर्सिटियां बनवाई, कॉलेज बनवाए। जब ये सब किया तो पूरे देश का मीडिया दिखाने लगा कि माननीय बहन जी पत्थरों में पैसा लगा रही है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? पूरा मीडिया चिल्लाने लगा कि बहन जी पत्थरों में पैसा लगा रही है, जबकि दिल्ली का जो राजघाट है, उस राजघाट में 24 घंटे लाइट की व्यवस्था है, वहां पानी के फव्वारे लगे हैं और राजघाट में केवल नेताओं का मुर्दा घाट है, वहां और कुछ नहीं है। जितने नेता मरे कांग्रेस के चाहे भाजपा के, सबका संस्कार वहीं हुआ, वो मुर्दा घाट है। वहां पे 24 घंटे लाइट की व्यवस्था, पानी के फव्वारे लगे हैं। अगर 2 मिनट के लिए गलती से लाइट चली जाए तो गर्मी के मारे उनके मोटे फड़फड़ाने लगते हैं। तब मीडिया को दर्द नहीं होता है पेट में। लेकिन जब माननीय बहन जी ने महापुरुषों के इतिहास को खड़ा किया, तो पूरे देश को पेट में दर्द होने लगा। और दर्द होने लगा, पूरे देश में षड्यंत्र चलने लगा। और हमारे बहुजन समाज के साथियों ने भी थोड़ी जल्दबाजी की और उत्तर प्रदेश में नारा लगाया, नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर है, कि यूपी हुई हमारी है और अब दिल्ली की बारी है। पूरे देश के लोगों के कान खड़े हुए, विरोधियों के, कि ये तो सच में बहुजन समाज दिल्ली को कैप्चर करने वाला है। और अगर बहुजन समाज की अगर सरकार दिल्ली में बनती है, तो जो लोग नहीं चाहते कि इस देश का दबा कुचला व्यक्ति ऊपर उठे, वो लोग नहीं चाहते कि इस देश में समता समानता की सरकार बने, उन लोगों ने षड्यंत्र शुरू किया।
वो षड्यंत्र शुरू किया, लोगों को तोड़ना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, बहकाना शुरू किया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन तब तक बहन जी ने अपने इतिहास को जिंदा कर दिया था वहां पे। साथियों, बात ये आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन जी की सरकार 2012 में गई, तब से कहीं सरकार नहीं बन रही है, सीटें नहीं जीत रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, सरकार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, विधायक सांसद जीतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहन जी जिस सिस्टम को यहां पर अप्लाई करना चाहती हैं, जिस व्यवस्था में परिवर्तन करके जिस व्यवस्था को लाना चाहती है, इस देश का ज्यादातर लोग इस बात को नहीं चाहता कि उनकी बरसों पुरानी जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था यहाँ ऊंच नीच पे खड़ी है, वो व्यवस्था खत्म हो, वो लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए सरकार नहीं बन पा रही। अगर भिंड में हमारे बहुजन समाज के लोग जब 30,000 से भाई संजीव सिंह कुशवाहा को विधायक बना सकते हैं, तो भिंड जिले की ऐसी कौन सी सीट है जो कमजोर है? गोद सीट जीती हुई है, रोन सीट जीती हुई है, भिंड जीती हुई है, लाहौर सीट भी लगभग जीती हुई है। 2007 के 8 के चुनाव में लाहौर में 54,000 वोट पड़ा था और मध्य प्रदेश का तीसरे नंबर का वोट था। शिवराम आजादलाल विधायक 22,000 विधायक बन गए थे और रमेश महंत 54,000 वोट लेकर के साथ ये चुनाव हार गए थे। विधायक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांसीराम साहब जो कहते थे, माननीय बहन जी उस चीज को लेकर चल रही है। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि सरकार ना बने अलग बात है, हमारे विधायक सांसद जीते न जीते अलग बात है, लेकिन महापुरुषों की जो विचारधारा है, वो विचारधारा इस देश में मरना नहीं चाहिए, वो विचारधारा जिंदा रहनी चाहिए। और आप लोगों की आज उपस्थिति इतने बड़े पैमाने पर यहां ये दर्शा रही है कि महापुरुषों की विचारधारा जिंदा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि समय हो रहा है, समय आने वाला समय, ये बाबा साहब ने भी कहा, जब वोट का अधिकार दिया तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, अभी तक जो राजा बनता था वो रानी के पेट से बनता था, क्योंकि राजाशाही जमाना था। मैंने सारी रानियों की नसबंदी कर दी है। आज के बाद कोई राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। आज के बाद अगर कोई राजा जन्म लेगा तो मतदाता की मत पेटी से जन्म लेगा। और इस वोट में मैंने वो ताकत डाली है, सारे तोप तमंचों की ताकत मैंने इस वोट के अंदर डाली है। और वोट भी आपको कहां डालना है? वोट में आकर के, क्योंकि पोलिंग बूथ पे कपड़ा बंधा होता है। वोट भी आपको वोट में आके डालना है, लेकिन शर्त एक ही है कि इस वोट की रखवाली वैसे ही करना जैसे आप अपनी माता बहनें और बहू बेटियों की करते हो। क्योंकि जो लोग अगर आपके वोट को लूटेंगे तो वो लोग तुम्हारे घर की इज्जत को भी लूट सकते हैं। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बहुजन समाज की या किसी भी समाज की बहू बेटी की तरफ एक तिरछी नजर करके देख ले। माननीय बहन जी ने वहां पर गुंडा एक्ट लगाकर 1,40,000 लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया था। और जो गुंडा था राजा भैया, उसको भी जब जेल के अंदर डाला तो राजा भैया भी कहता था कि सपनों में मुझे बहन जी दिखाई देती हैं, भगवान बस इनसे मुझे बचाए। ये ताकत बहुजन समाज ने अगर पैदा की तो मनवर कांसीराम साहब ने की। हम लोगों को जगाकर, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। जब इस देश में अटल बिहारी की सरकार थी, उन्होंने संविधान समीक्षा की बात की। जब संविधान समीक्षा की बात की और पूर्ण बहुमत सिद्ध करने की जब बारी आई तो मनोहर कांसीराम साहब ने एक वोट से उनकी सरकार गिरा दी। एक वोट से सरकार गिरा दी। और अटल बिहारी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कांसीराम जैसा राजनीतिक कसाई नहीं देखा। लेकिन उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, अटल बिहारी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। मैं आपको ताकत बता रहा हूं महापुरुषों की। जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में 14 अप्रैल को बाबा साहब की स्टेचू पर जब माला डालने गए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके पीए ने पूछा कि साहब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो अटल बिहारी जी ने कहा कि ये बाबा साहब जब तक जिंदा थे तब
अब तक इन्होंने हमारा इतना नुकसान नहीं किया, लेकिन मरने के बाद जो उंगली करके गए हैं, इससे हमारी सरकार चली गई थी। ये उंगली बड़ी खतरनाक है, इस उंगली से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों की बात हमें मानना चाहिए। जो समाज अपने महापुरुषों की बात मानता है, धर्म गुरुओं की बात मानता है, संत महापुरुषों की बात मानता है, वो समाज कभी पीछे नहीं जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मानवर कांशीराम साहब के बारे में कि यदि फुले साहब ने शिक्षा की जोत जगाई, यदि माता फुले ने शिक्षा की जोत जलाई ना होती और बाबा साहब ने वोट बैंक बनाई ना होती, घुट घुट के मर जाता ये बहुजन समाज, यदि कांशीराम साहब ने ये सोती हुई कौन जगाई ना होती। साथियों, माननीय बहन जी के ऊपर लोग षड्यंत्र के तहत आरोप लगाते हैं। मैं देखता रहता हूं, बहुत सारी वीडियो आते हैं, पत्रकारों के आते हैं, बहन जी की 9 मिनट प्रशंसा करेंगे और 1 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देंगे कि जिससे लोगों को लगने लगेगा कि बहन जी यार कुछ तो गड़बड़ कर रही है। ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। हमारे लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारे पास केवल एक ही चीज होती है, आप लोग समझिए, बाबा साहब भी इस बात को कह के गए हैं कि अगर आपको अपना उत्थान करना है, अगर आपको अपना उत्थान करना है तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पास एक नेता होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए और एक विचारधारा होना चाहिए। और अगर ये चारों चीजें आज कहीं मिलती हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी की मंच पे मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती है। क्योंकि बहन जी का डंका केवल भारत में नहीं बजता है, माननीय बहन जी को आयरन की, लेडी आयरन की उपाधि अमेरिका के लोगों ने दी है, पूरे विश्व में उनका डंका साथियों बजता है। इतनी कुशल नेता हमारे पास है, इतना बढ़िया मंच हमारे पास है, झंडा हमारे पास है, बाबा साहब का हाथी हमारे पास है, फिर हमें किस बात की कमी है। इसलिए साथियों, बहन जी पे जो आरोप लगाए जाते हैं वो निराधार है। बहन जी की मीटिंगों में हम लोग कई बार गए हैं, बहन जी कहती हैं कि मेरी अंतिम सांस मेरे बहुजन समाज के लोगों के लिए है, मैं अपनी अंतिम सांस तक इस बहुजन समाज के लिए लड़ूंगी और इनको सम्मान में दिला करके रहूंगी। और हमें फक्र होना चाहिए कि वो किसी को बकसती भी नहीं है, चाहे पार्टी का कितना बड़ा भी नेता हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, चाहे घर का हो। ये भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वो कहने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि कोई आदमी ठीक नहीं है तो 1 मिनट में वो कहां से कहां पहुंचा देती हैं, उसका आता पता भी नहीं पड़ता। माननीय बहन जी के अंदर वो पावर है कि वो फर्ज के व्यक्ति को अर्श पे पहुंचा देती है, और अगर एक व्यक्ति घमंड में आता है तो ऊंचाई से ला करके कब नीचे खड़ा कर देती है, इसका भी आता पता नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप लोगों से, विशेषकर अपनी माताओं बहनों से इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने घर में इस विचारधारा को बढ़ाइए। अपने घर में अपने जो भी आपके पुरुष हैं, आपके हस्बैंड हैं, बेटे हैं, भाई हैं, जो भी हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि जाइए मानवर कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करिए। अगर आप बाबा साहब का मिशन नहीं बढ़ा सकते तो आपको इस घर में रोटी भी नहीं मिलेगी। ये सौगंध जब आप खा लोगे तो इस कारवा को सफल होने से साथियों कोई रोक नहीं सकता। अरे अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, मोड़ दो रुख हवाओं का वो हुनर पैदा करो। अगर चाहते हो इस देश में मान सम्मान से जीना तो हर घर में बाबा साहब और हर परिवार में कांशीराम पैदा करो। क्यों हम इस चीज के लिए कहते हैं कि साहब कांशीराम दुनिया से चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता, बाबा साहब चले गए, कुछ नहीं हो सकता। अरे बाबा साहब कांशीराम साहब अपनी वो कुर्बानियां दे के गए हैं कि हर घर में बाबा साहब और कांशीराम पैदा है, बशर्ते आपको केवल उसको जगाने की आवश्यकता है, वो अपने आप में एक तूफान खड़ा कर देगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि कदम से कदम मिलेगा तो तूफान चल देगा, और करेगा जब कार्रवाई कूच तो महाअभियान चल देगा। अरे जियो तो बहुजन समाज पार्टी के खातिर और मरो तो बहुजन समाज पार्टी के खातिर, तुम्हारे साथ इंसान तो इंसान क्या भगवान चल देगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय जय कांशीराम।